ये जो अमेरिका का चेहरा आज आपको दिखाई देता है, ये अमेरिका 10 करोड़ रेड इंडियन की लाश पर खड़ा हुआ एक देश है। कितने हैवानियत वाले लोग होंगे, कितने नराधम किस्म के लोग होंगे जो सबसे पहले गए अमेरिका को बसाने के लिए, उसका एक अंदाजा आपको लग सकता है। और आज स्थिति क्या है कि जो अमेरिका की मूल प्रजा है, जिनको रेड इंडियंस कहते हैं, उनकी संख्या मात्र 65,000 रह गई है। 10 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लोग आज हमको सिखाते हैं कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत खराब है। जिनका इतिहास ही ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर टिका हुआ है, जिनकी पूरी की पूरी सभ्यता 10 करोड़ लोगों की लाश पर टिकी हुई है, जिनकी पूरी की पूरी तरक्की और विकास 10 करोड़ रेड इंडियनों के खून से लिखा गया है, ऐसे अमेरिका के लोग आज हमको कहते हैं कि हिंदुस्तान में साहब ह्यूमन राइट्स की बड़ी खराब स्थिति है, कश्मीर में, पंजाब में, वगैरह वगैरह। और जो काम मारने का, पीटने का, लोगों की हत्याएं करके सोना लूटने का, चांदी लूटने का काम कोलंबस और स्पेन के लोगों ने अमेरिका में किया, ठीक वही काम वास्को डिगामा ने 1498 में हिंदुस्तान में किया। ये वास्को डिगामा जब कालीकट में आया 20 मई 1498 को, तो कालीकट का राजा था उस समय झामोरीन। तो झामोरीन के राज्य में जब ये पहुंचा वास्को डिगामा, तो उसने कहा तो मैं तो आपका मेहमान हूं। और हिंदुस्तान के बारे में उसको कहीं से पता चल गया था कि इस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा। तो झामोरीन ने, बेचारे ने, ये अतिथि है ऐसा मान के उसका स्वागत किया। वास्को डिगामा ने कहा कि मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, आप मुझे रहने की इजाजत दे दो, परमिशन दे दो। झामोरीन बेचारा सीधा साधा आदमी था, उसने कालीकट में वास्को डिगामा को रहने की इजाजत दे दी। जिस वास्को डिगामा ने झामोरीन के राजा को अतिथि बनाया, उसका आतिथ्य ग्रहण किया, उसके यहां रहना शुरू किया, उसी झामोरीन की वास्को डिगामा ने हत्या कराई। और हत्या करा के खुद वास्को डिगामा कालीकट का मालिक बना। और कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे है कालीकट, केरल में, वहां से जो जहाज आते जाते थे, जिसमें हिंदुस्तानी व्यापारी अपना माल भर भर के साउथ ईस्ट एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे, उन जहाजों पर टैक्स वसूलने का काम वास्को डिगामा करता था। और अगर कोई जहाज वास्को डिगामा को टैक्स ना दे, तो उस जहाज को समुद्र में डुबोने का काम वास्को डिगामा करता था। और वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया पहली बार 1498 में, और यहां से जब लूट कर संपत्ति ले गया तो 7 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। पोर्चुगीज सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि वास्को डिगामा पहली बार जब हिंदुस्तान से गया, लूट कर संपत्ति को लेकर गया, तो 7 जहाज भर के सोने की अशर्फियां। उसके बाद दोबारा फिर आया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा हिंदुस्तान में 3 बार आया लगातार लूटने के बाद। चौथी बार भी आता लेकिन मर गया। दूसरी बार आया तो हिंदुस्तान से लूट कर जो ले गया वो करीब 11 से 12 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। और तीसरी बार आया और हिंदुस्तान से जो लूट कर ले गया वो 21 से 22 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। इतना सोना चांदी लूट कर जब वास्को डिगामा यहां से ले गया, तो पुर्तगाल के लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में तो बहुत संपत्ति है। और भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में उन्होंने पहले भी कहीं पढ़ा था। उनको कहीं से ये टेक्स्ट मिल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति आया, 17 साल बराबर आता रहा, लूटता रहा इस देश को, एक ही मंदिर को, सोमनाथ का मंदिर जो वेरावल में। उस सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति एक वर्ष आया, अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया। दूसरे साल आया, फिर अरबों खरबों की संपत्ति ले गया। तीसरे साल आया, फिर लूट कर ले गया। और 17 साल बराबर वो आता रहा और लूट कर ले जाता रहा। तो वो टैक्स भी उनको मिल गए थे कि एक एक मंदिर में इतनी संपत्ति, इतनी पूंजी है, इतना पैसा है भारतवर्ष में, तो चलो इस देश को लूटा जाए। और उस जमाने में एक जानकारी और दे दूं, ये यूरोप वाले और अमेरिका वाले जितना अपने आप को विकसित कहें, सच्चाई ये है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी यूरोप के देशों में थी। खाने पीने को भी कुछ होता नहीं था। प्रकृति ने उनको हमारी तरह कुछ भी नहीं दिया,
ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जितने हमारे पास हैं, न मौसम बहुत अच्छा है, न खेती बहुत अच्छी होती थी, और उद्योगों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 13वीं और 14वीं शताब्दी में तो यूरोप में कोई उद्योग नहीं होता था। तो उन लोगों का मूलतः जीविका का जो साधन था वो लुटेरेपन के काम से जीविका चलाते थे, चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लूट डालते थे। ये मूल काम करने वाले यूरोप के लोग थे। तो उनको पता लगा कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष में इतनी संपत्ति है, तो चलो उस देश को लूटा जाए। और वास्को डी गामा ने आकर हिंदुस्तान में लूट का एक नया इतिहास शुरू किया। उसके पहले भी लूट चली हमारी, महमूद गजनवी जैसे लोग हमको लूटते रहे, लेकिन वास्को डी गामा ने आकर लूट को जिस तरह से केंद्रित किया और ऑर्गेनाइज किया, वो समझने की जरूरत है। उसके पीछे पीछे क्या हुआ? पुर्तगाली लोग आए, उन्होंने 70-80 वर्षों तक इस देश को खूब जमकर लूटा। पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद, फिर उसके पीछे फ्रांसीसी आए, उन्होंने इस देश को खूब जमकर लूटा, 70-80 वर्ष उन्होंने भी लूटा। उसके बाद डच आ गए, हॉलैंड वाले, उन्होंने इस देश को लूटा। और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में, लूटने के लिए ही नहीं बल्कि इस देश पर राज्य भी करने के लिए। पुर्तगाली आए लूटने के लिए, फ्रांसीसी आए लूटने के लिए, डच आए लूटने के लिए, और फिर पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए। अंग्रेजों ने लूट का तरीका बदल दिया। ये अंग्रेजों से पहले जो लोग लूटने के लिए आए वो आर्मी लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, तलवार लेके आए थे और जबरदस्ती लूटते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि लूट का सिलसिला बदल दिया और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उसका नाम ईस्ट इंडिया रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर सबसे पहले सूरत में आए, इसी गुजरात में। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब जब इस देश की लूट हुई है गुजरात के रास्ते हुई। जितने लोग इस देश को लूटने के लिए आए बाहर से, वो गुजरात के रास्ते घुसे इस देश में। इसको समझिए क्यों? क्योंकि गुजरात में संपत्ति बहुत थी और आज भी है। तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे पहले लूटने के लिए चलो सूरत में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं गए, सबसे पहले सूरत में आए और सूरत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोठी बनानी है, ऐसा वहां के नवाब के सामने उन्होंने फरमान रखा। बेचारा नवाब सीधा साधा था, उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोठी बनाने के लिए जमीन दे दी। कभी आप जाइए सूरत में, वो कोठी आज भी खड़ी हुई है, उसका नाम है कूपर विला। एक अंग्रेज था, उसका नाम था जेम्स कूपर। 6 अधिकारी आए थे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें से एक अधिकारी था जेम्स कूपर। तो जेम्स कूपर ने अपने नाम पर उस कोठी का नाम रख दिया कूपर विला। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी सूरत में। सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अगर ये पता होता तो कभी अंग्रेजों को सूरत में ठहरने की भी जमीन नहीं मिलती। अंग्रेजों ने फिर वही किया, उनका जो असली चरित्र था। पहले कोठी बनाई, व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला और सन 1612 में सूरत के नवाब की हत्या कराई। जिस नवाब से जमीन लिया कोठी बनाने के लिए, उसी नवाब की हत्या कराई अंग्रेजों ने। और 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने, तो सूरत का पूरा बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया था 1612 में, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम मद्रास में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम लखनऊ में किया। माने जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, उस हर शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था। 150 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। 1750 तक आते आते सारा देश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम व्यापार के लिए छूट दे रहे हैं, जिन अंग्रेजों को हम व्यापार के लिए जमीन दे रहे हैं, जिन अंग्रेजों को व्यापार के लिए हिंदुस्तान में हम बुला के ला रहे हैं, वही अंग्रेज इस देश के मालिक हो जाएंगे, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था। अगर ये अंदाजा होता तो शायद कभी उनको छूट न मिलती। लेकिन 1750 में ये अंदाजा हुआ, और अंदाजा हुआ एक व्यक्ति को, उसका नाम था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको ये अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस